नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी, ये जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें निबंध संग्रह पुस्तक से निबंधों की विवेचना की जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें निबंध संग्रह पुस्तक से निबंध के गद्यांशों की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, अभी हम पाठ 1 में ही है। पाठ 1 में पाठ 1 निबंध है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है और इसके निबंधकार है प्यारे विद्यार्थियों पंडित बालकृष्ण भट्ट जी। और अब हम आज इसके पाठ के जो शेष रहे व्याख्या है उनको हम लेते हैं, गद्यांशों को। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये पाठ 1 जहाँ साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, और विगत वीडियो में हमने इनके काफ़ी गद्यांश वो पढ़ चुके हैं। और अब जो गद्यांश है वो है, एक है पृष्ठ संख्या 37 पर ही है प्यारे विद्यार्थियों। उसमें है हमारी एक हिंदू जाति असंख्य टुकड़े, ये 37 पृष्ठ पर नीचे हैं प्यारे विद्यार्थियों, नीचे हैं। हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। ये टुकड़े जितना वैष्णव में अधिक है उतना शैव शाक्तों में नहीं, और आपस में एक का दूसरे के साथ मेल और खान पान जितना कम इनमें है उतना औरों में नहीं। राम के उपासक कृष्ण के उपासक से लड़ते हैं, कृष्ण के उपासक रामोपासकों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इत्तेफाक का मतलब होता है मतलब रखना, संबंध रखना, सहमति देखना, आपस में मेल मिलाप है वो नहीं, उसको बोलते हैं ये इत्तेफाक। कृष्णोपासकों में भी सत्यानाशीन अनन्यता ऐसी आड़े आई है कि ये इनके आपस ही में बड़ा खटपट लगाए रहती है। खटपट करना, लड़ाई झगड़ा करना, उसको बोलते हैं। तो अब इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने देखा कि तांत्रिकों का जो प्रभाव हुआ भारत में, तो किस प्रकार से जो है तामसिकता या मांस खाना इत्यादि वो उनका जो बाहुल्य उन्होंने कर दिया। और हम ऊपर लिख आए हैं कि हिंदू जाति में कौमियत में ये छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के बाद ही हुआ था। यानी हिंदू जाति में एक तरह से जातिवाद है वो पुराणों के बाद में फैला। तंत्रों ने उसे बहुत ही ज़्यादा पुष्ट कर दिया, तंत्रों ने उसको और ज़्यादा पुष्ट कर दिया। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध आदि अनेक जुदे जुदे फिरके हो गए, अनेक अलग अलग जो रूप हो गए धर्म के लोगों के। शैव धर्म हो गया, शाक्त धर्म होगा, वैष्णव है, जैन और बौद्ध धर्म इत्यादि में सब में टुकड़े हो गए। इनमें इतना दृढ़ विरोध कायम हुआ कि एक दूसरे के मुँह के देखने के रवादार नहीं हुए, अर्थात एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे। इतने ज़्यादा अपने अपने धर्म पर वो दृढ़ हो गए और अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानने लगे, और दूसरों के धर्म को वो जो है अश्रेष्ठ मानते थे, श्रेष्ठ नहीं, उसको जो देखना पसंद नहीं करते थे। और जब समस्त हिंदू जाति की एक वैदिक संप्रदाय न रही तो वहीं मसल चरित्रार्थ हुआ कि एक नारी जब 2 में से बसी, जैसे 70 वैसे 80, ऐसा ही यहाँ पर रूप हुआ। तो अब हम इसको देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस गद्यांश को देखते हैं। हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते यहाँ तक खंडित हुए कि अब तक नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। तो इसमें प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत अवतरण पंडित बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित साहित्य जन समूह के हृदय का विकास निबंध शीर्षक से उद्धृत लिया गया है। और इस अवतरण में उन्होंने भारतीय जनजीवन में जो परस्पर भेदभाव है, भारतीय जनजीवन में परस्पर भेदभाव और जो विभिन्न संप्रदाय है उनकी स्थिति का चित्रण इसमें किया गया, उनके बारे में वर्णन किया गया है। वैदिक साहित्य के क्षीण हो जाने पर, वैदिक साहित्य जैसे ही क्षीण हुआ, धीरे धीरे कम उसका प्रभाव होने लगा, और वैसे ही सामाजिक जीवन में क्या आने लगी, कटुता आने लगी, सामाजिक जीवन में बुराइयों का जो प्रभाव बढ़ने लगा था। तो इसका वर्णन करते हुए बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, अभी हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते गए। अब देखिए कैसे कि लेखक कह रहा है कि जब ऐतिहासिक सत्य को उद्घाटित करते हुए कहता है कि वैदिक साहित्य में जहाँ जाति और धर्म की व्यवस्था नहीं थी, इतनी ज़्यादा जाति और धर्म की व्यवस्था नहीं थी, यानी सब एक समान थे, कोई जाति पाति नहीं थी,
वैदिक साहित्य तक, वैदिक काल तक जो है जाति धर्म व्यवस्था आदि नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं होती थी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। परंतु जब वैदिक साहित्य धीरे धीरे क्षीण होता गया, कमज़ोर होता गया, उसका प्रभाव कम होने लगा, तो फिर क्या हुआ, हिंदू जाति सैकड़ों टुकड़ों में बंट गई। हमारी हिंदू जाति असंख्य टुकड़े होते गए। यहाँ पर लिखा है शुरू में प्रारंभ में गद्यांश में कि असंख्य टुकड़े होते गए, यानी हमारी हिंदू जाति वो सैकड़ों सैकड़ों टुकड़ों में बंट गई। और ये जो 400-500 वर्ष पूर्व की स्थिति हो गई थी, आज से ये 400-500 वर्ष पूर्व स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई थी कि हमारे समाज में नए नए मत और परिवर्तक है वो होते गए। यानी इसमें लिखा है ना, अब तक नए नए धर्म और मत परिवर्तक होते ही जाते हैं। यानी आज से 400-500 वर्ष पहले इतना अधिक धर्म परिवर्तन क्या, धर्म जो है बदलाव हुआ, धर्म के नाम पर मत परिवर्तक उत्पन्न हो रहे थे। प्रत्येक संप्रदाय स्वयं को क्या मानने लगा था, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानने लगा, एक दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ समझने लगा। यानी प्रत्येक संप्रदाय स्वयं को अन्य संप्रदायों से श्रेष्ठ बता रहा था, जता रहा था। उदाहरण के लिए अगर बात करें, उस समय वैष्णव जो थे, वैष्णव जो विष्णु के उपासक होते थे उसको वैष्णव कहा जाता था, शिव के उपासकों को सेव कहा जाता था, और शक्ति के उपासकों को शाक्त कहा जाता था। और जैन धर्म को मानने वाला जैनी थे, और बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग बुद्ध को मानने वाले बौद्ध कहलाए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, उस समय जो वैष्णव थे वो अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया। वैष्णव सबसे ज़्यादा विभक्त हो गई, उसमें बदलाव हुआ उनमें, यानी टुकड़ों में बंटे वैष्णव। राम के उपासक वो कृष्ण उपासकों की का घोर विरोध करते थे। यानी जो एक दो तरीके से बंट गए धर्म, हिंदू धर्म भी, एक राम के उपासक हो गए, एक कृष्ण के उपासक हो गए। राम के उपासक जो थे तो वैष्णव ही, लेकिन वैष्णवों में भी वो और टुकड़ों में बंटने लगे। राम के उपासक कृष्ण के उपासकों की क्या करने लगे, हंसी उड़ाने लगे या उपासकों का विरोध करते थे, उनसे लड़ते झगड़ते रहते थे। और इस कारण से इसमें लिखा है ये टुकड़े वैष्णव में अधिक थे, उतने सेव शाक्तों में नहीं थे। सेव यानी शिव को मानने वाले और शक्ति को मानने वाले, उनमें इतना ज़्यादा टुकड़े नहीं हुए। ज़्यादा टुकड़े किसमें हुए, वैष्णवों में। वैष्णव में एक शाखा राम की बन गई, एक शाखा कृष्ण की बन गई, फिर उनके और अधिक संप्रदाय भी आगे बढ़ते गए। तो इस प्रकार से वैष्णव में सबसे ज़्यादा संप्रदाय वो बनते गए। तो उस समय वैष्णव है वो अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया। राम के उपासक कृष्ण के उपासकों का विरोध करते थे, उनसे झगड़ते थे, लड़ते झगड़ते थे। इस प्रकार से कृष्ण के उपासक भी राम के उपासकों से कोई मेल मिलाप नहीं रखते थे। लिखा ना, इत्तेफाक नहीं रखते थे, कोई इत्तेफाक नहीं रखते, दोनों लड़ते थे आपस में। कृष्ण के उपासक राम के उपासकों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, यानी कोई मेल मिलाप, कोई सहमति नहीं रखते थे, कोई मतलब नहीं रखते थे। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो है उस काल में जो साहित्य रचा गया था उसमें भी अनेक प्रकार के विभेद दिखाई देता है। ठीक है, तो अपने अपने आराध्य को वही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और फिर आराध्य में भी, कृष्ण में भी अलग अलग, राम में भी अलग अलग मत जो प्रवर्तक है वो बन के संप्रदाय में विभक्त हो गया। तो कई संप्रदाय दिखाई देने लग गए समाज में। अनेक प्रकार के राम के कृष्ण के संप्रदायों में, अनेक उपासकों में अनेक कई संप्रदाय वो खड़े हो गए थे, जिनमें वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, सखी संप्रदाय है। ये संप्रदाय हो गए निम्बार्क संप्रदाय, जिसको हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसको कुमार संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसको चतुष्क संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और निम्बार्काचार्य ने इस संप्रदाय की नींव रखी थी, प्रारंभ प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। और इन्होंने जो मत दिया था वो था द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद, या जिसको जिसको द्वैताद्वैतवाद भी कहते हैं, भेदाभेदवाद भी कहते हैं। निम्बार्काचार्य जी द्वारा जो प्रचलित जो मत था। इसी प्रकार से वल्लभ संप्रदाय प्यारे विद्यार्थियों वल्लभाचार्य जी के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। और इसमें शुद्धाद्वैतवाद, जिसको पुष्टि मार्ग कहते हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद के वो प्रवर्तक थे। इसी प्रकार से सखी संप्रदाय सखी संप्रदाय थे, उनके प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास जी। और स्वामी हरिदास जी ने हरिदासी संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। इसमें जो भक्त होते हैं वो कृष्ण के सखी के रूप में भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण संप्रदाय में भी अलग अलग संप्रदाय में विभक्त हो गया। और वे फिर इतने ज़्यादा विभक्त हो गए कि उनमें आपस में फिर विरोध का सा भाव उत्पन्न होने लगा।
सब अपने अपने संप्रदायों में दृढ़ता से पालन करने लगे और इस कारण से एक दूसरे से विरोध करने लगे। इन विभिन्न संप्रदायों में उस समय की जनता में विभेद के बीज बो दिए। ये जो संप्रदाय थे अलग अलग, इन्होंने जनता में विभेद उत्पन्न कर दिए, विभेद के बीज बो दिए, ऐसा पंडित बालकृष्ण भट्ट जी मानते हैं। इसीलिए लेखक आक्षेप करते हुए कहता है कि कृष्णोपासकों में सत्यानाशीन अन्यन्यता ऐसे आड़े आई, इनकी दृढ़ता, कि ये आपस में ही बड़ा खटपट लगाए रहती थी, यानी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। भारतीय समाज में कृष्ण के उपासकों में अपनी अनन्य भक्ति के नाम पर, अनन्य भक्ति की दृढ़ता के नाम पर ये लोग जो आपस में लड़ते थे, कृष्ण भक्ति वाले आपस में लड़ते थे, यानी अलग अलग संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय वाले निम्बार्क संप्रदाय से लड़ रहे हैं, दोनों मान तो कृष्ण को रहे हैं लेकिन उनमें आपस में विरोधाभास होने लगा। तो इस प्रकार से कई टुकड़ों में जन समाज को कई टुकड़ों में इन्होंने बांटा। लेखक के अनुसार वैष्णवों से हिंदू जाति का जितना नुकसान हुआ उतना सेव और शाक्तों से नहीं हुआ, क्योंकि सेव और शाक्तों का खान पान, आचार विचार लगभग मेल मिलाप एक जैसा सही था, इसलिए आपस में एक दूसरे के पूरक बन करके चले। यानी सेव और जो शाक्त वाले थे वो आपस में इतने ज़्यादा लड़ते नहीं थे। ये इनमें संप्रदायों में क्या हुआ, इनमें खान पान, आचार विचार तो लगभग एक जैसा सा था, मेल मिलाप था, इस कारण से आपस में लड़ते नहीं थे, एक दूसरे के पूरक बन करके चलते थे। लेकिन तत्कालीन जो साहित्य रचा गया था, तत्कालीन उस समय का जो साहित्य था, तो उसे हमें देखने से पता चलता है प्यारे विद्यार्थियों कि हमारे हिंदू समाज में उस समय वैष्णवों का ज़्यादा जोर था। और वैष्णव भी अलग अलग, मैंने कहा राम और कृष्ण में बंट गए, फिर राम वाले अपने राम के भी अलग अलग संप्रदाय बना लिए, कृष्ण से भी कृष्ण के अलग अलग संप्रदायों में विभक्त हो गए। तो इस प्रकार से वैष्णवों का अधिक जोर था और उसके कारण सामाजिक जीवन जिस ढंग से बदला, जिस ढंग से सामाजिक जीवन का विकास होना चाहिए था, वह विकास नहीं हो पाया। तो ये यहाँ पर लेखक आक्षेप भी करता है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि लेखक ने हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन वैष्णव संप्रदाय के भेद पर जो है व्यंग्य किया है। वैष्णव संप्रदाय के तरह तरह के भेद, रूप भेद हुए थे, उन पर व्यंग्य किया है। और ये भी बताया है कि तत्कालीन साहित्य में जन समूह का हृदय का कितना परंपरावादी संप्रदाय बन गया था। यानी उस समय का साहित्य में, उस समय का जो साहित्य लिखा गया था वैष्णव संप्रदाय के समय, तो उस साहित्य से जन समूह का हृदय कितना परंपरावादी बन गया था, कितना अधिक संप्रदायवादी बन गए, लोग संप्रदायों में विभक्त हो गए। वो ईश्वर को तो भूल, संप्रदायों ने इस प्रकार से लोगों की मानसिकता बना दी कि वह केवल उस संप्रदाय तक ही सीमित करके रह गए और हर एक व्यक्ति अपने ही संप्रदायों को महत्व देने लगा, और जिसके कारण से कृष्ण के ही उपासक लड़ने लगे। तो ये बात इसमें बताने की कही गई है कि भारत में विभिन्न मतांतरों के आविर्भाव का कारण भी यही है। और भाषा विषयानुरूप है, प्रभावपूर्ण है, शैली विवेचनात्मक है। ये आप लिख सकते, भाषा सरल सहज है, प्रभावपूर्ण है, शैली विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया। आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला देखते हैं। इसमें संदेह नहीं, विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में, ये आपको कहाँ मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों? ये आपको मिलेगा इसी 38 नंबर पृष्ठ पर। 38 नंबर पृष्ठ पर देखते हैं, यहाँ से 38 नंबर पृष्ठ पर बीच में से देखना आप, ब्रज भाषा में ये रियला उर्दू ये लिखा है। चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा समझा देता हूँ। 38 नंबर पृष्ठ से, प्राकृत में से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी इस शक्ल में आ गई कि इस बात का पता अलबत्ता रायसा से लगता है। यानी पहले, सबसे पहले बड़ी हमारी भाषा क्या थी? वैदिक काल में वैदिक संस्कृत भाषा थी, फिर वैदिक संस्कृत से फिर आई लौकिक संस्कृत, फिर प्राकृत, पाली, इस प्रकार से होती होती जो है राष्ट्र साहित्य जो रचा गया, राष्ट्र साहित्य से धीरे धीरे फिर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार से प्राकृत से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी शकल में कैसे आई, इस बात का पता अलबत्ता रायसा से मिलता है। रायसा में राष्ट्र साहित्य से। मतांतर के साथ ही हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगाली इत्यादि के भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदी जुदी भाषा हो गई। यानी अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषाएं होने लगी। गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, बंगाल के बंगाली, इस प्रकार से अलग अलग भाषाएं बन गई। और इन एक देशीय भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस थी। और इन प्रकार के इस एक देश में, यानी इस भारत देश की इन सभी भाषाओं में सबसे अधिक मीठी भाषा अगर थी तो उस समय की बंगाली सबसे अधिक मधुर थी, कोमल थी और सरस थी।
मराठी महाकठोर और कर्णकटु थी। मराठी भाषा यानी जिसको मराठी भाषा कहा जाता है वो महाकठोर और कर्णकटु यानी उनमें कर्णकटु शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और पंजाबी तो निहायत ही भद्दी, कठोर और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन है। और पंजाबी उस समय जो है निहायत भद्दी थी, कठोर थी और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन थी। तो उर्दू में भी रूखापन था ऐसा कहा गया है और इस निबंध के अनुसार। और अब अपनी हिंदी की ओर आइए। अब यहाँ पर लेकर कह रहा है कि अब अपनी हिंदी की ओर आइए। 38 नंबर पृष्ठ पर है प्यारे विद्यार्थियों बातें। और इसमें संदेह नहीं विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। इसमें संदेह नहीं विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। यहाँ से देखिए अंतरा है आपका गद्यांश है। ब्रजभाषा बुंदेलखंडी वेशवारे की तथा भोजपुरी इत्यादि उसके कई एक अवान्तर भेद है। ब्रजभाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, ब्रजभाषा में थोड़ी मिठास तो है, पर ये इतनी जनानी बोली है यानी स्त्री के समान बोली है, स्त्रियों जैसी बोली है, जनानी बोली है, महिला बोली है कि इसमें सिवाय श्रृंगारस के अलावा दूसरा समा ही नहीं सकता। श्रृंगारस के आ ही नहीं सकता, श्रृंगार के दूसरा रस आ ही नहीं सकता। जिस बोली को कवियों ने अपने लिए चुन रखा है, जिसको खड़ी बोली को, वह बुंदेलखंड की बोली है। आज के जो लेखक हैं, आज के कवि है, वो जिसने चुना है वो है बुंदेलखंड की खड़ी बोली। इसमें सब प्रकार के काव्य और सब रस समा सकते हैं। तो यहाँ तक प्यारे विद्यार्थियों ये आपको पढ़ना है, ये गद्यांश है। तो अब हम इसको देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण पंडित बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित साहित्य जन समूह के हृदय का विकास निबंध शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें लेखक ने हिंदी साहित्य के विकास की ओर संकेत करते हुए इसे ही साहित्य सामाजिक जीवन के साथ साथ साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए उचित बताया कि सामाजिक जीवन के विकास के लिए भी हिंदी आवश्यक है, साथ ही साथ जो अभिव्यक्ति का जो माध्यम है या अभिव्यक्ति के लिए इसको उचित बताया हिंदी को। तो इसलिए इन्होंने हिंदी की तरफदारी की है, हिंदी की बात बताई है। इसमें देखिए हमारे देश में, इसमें यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, दोबारा देख लीजिए एक बार। इसमें संदेह नहीं विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। बहनें कौन सी है? गुजराती, मराठी, बंगाली, ये इसकी प्रांतों की जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वो इसकी बहनें हैं। तो उसमें जो बहनों में सबसे बड़ी है, चाहे वो ब्रज भाषा ले लो, बुंदेलखंडी ले लो, वेशवारी जो बोली है उस या भोजपुरी इत्यादि, इसके कई एक अवान्तर भेद है। ब्रज भाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर ये इतनी जनानी बोली है कि इसमें सिवाय श्रृंगार के दूसरा रस आ ही नहीं सकता। जिस बोली की कवियों ने अपने लिए चुन रखा है वह बुंदेलखंड की बोली है। और इसमें सब प्रकार के काव्य और रस समा सकते हैं। ये बात इसमें बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं। तो इसका व्याख्या आप देखिए। हमारे देश में संस्कृत का जो प्रादुर्भाव हुआ, संस्कृत के बाद में प्राकृत भाषा का विकास हुआ, संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ और फिर उसके बाद में रासो साहित्य का विकास हुआ, रासो काव्य परंपरा। तो रासो काव्य परंपरा से होते होते हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत होती हुई फिर रासो साहित्य के बाद में हिंदी का जो है परंपरा का विकास हुआ, हिंदी भाषा का विकास हुआ। लेखक की मान्यता है कि यद्यपि प्राकृत के बाद में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं हो गई, प्राकृत के बाद में अलग अलग प्रांतों में, देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बनी, वो प्रचलित हुई, परंतु देखा जाए तो ये सब संस्कृत और प्राकृत से मिलती जुलती ही थी, यानी उससे निकली थी। अगर देखा जाए तो सब भाषाएं संस्कृत से ही निकली है। तो संस्कृत और प्राकृत से निकली हुई भाषाएं हैं और इनमें हिंदी का स्थान सबसे ऊपर है। तो हिंदी सबसे बड़ी बहन हो गई इन भाषाओं की, यानी जो प्रांतीय भाषाएं थी इनमें सबसे बड़ी भाषा कौन सी हो गई? हिंदी। तो ये बात यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं। तो हिंदी का स्थान सबसे ऊपर है। इस कारण हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि जो प्रांतीय भाषा है उनकी सबसे बड़ी बहन है। तो हिंदी को क्या माना है? बड़ी बहन। किसकी? गुजराती, बंगाली, मराठी, इन सब भाषाओं में जो प्रांत की भाषाएं हैं उनमें सबसे बड़ी बहन कौन है? हिंदी, बड़ी बहन है इनकी। संस्कृत माँ है। ठीक है। जिस तरह हिंदी के अनेक भेद प्रचलित हुए, उनमें ब्रज भाषा है, बुंदेलखंडी है, वेशवारी है, या फिर जो वेशवारी की मर्दानी बोली है, भोजपुरी आदि है, ये हिंदी क्षेत्र विशेष पर आधारित अवान्तर भेद है, यानी हिंदी के ही ये अलग अलग भेदों के रूप में आ गई। इसके सारे अर्थात उत्तर भारत की अगर प्राय भाषा है, वो सभी भाषाएं, उत्तर भारत में प्राय सभी भाषाएं हिंदी पर आधारित है, हिंदी के सारे विकसित हुई। और लेखक ब्रज भाषा के संबंध में बात कहता है कि ब्रज भाषा यद्यपि अच्छी भाषा थी, बड़ी मिठास थी इसमें, परंतु ये मर्दों वाली बोली न होकर के जनानी बोली थी।
जनानी बोली थी। और इसमें केवल श्रृंगार रस के अलावा कोई दूसरे रस की कल्पना हम नहीं कर सकते। श्रृंगार रस के अलावा दूसरे रस की अभिव्यक्ति जो और रस है, करुण है, हास्य है, या ओज है, यानी क्या नाम, ये करुण रस है, हास्य रस है और विभत्स रस इत्यादि जो रस हैं, उन रसों की कल्पना हम नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा। तो ब्रज भाषा जो है एक जनानी भाषा थी, इसीलिए इसमें श्रृंगार रस के अलावा अन्य रस की अभिव्यक्ति सही ढंग से नहीं हो सकती थी। और वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल में अधिकतर कवियों या लेखकों की जो भाषा है वो क्या है, खड़ी बोली। जो बुंदेलखंड के आसपास की बोली है वो खड़ी बोली का प्रयोग वो करते थे। और इस की जाती है, यानी आज के समय में की जाती है बुंदेलखंड की खड़ी बोली, जिसको बुंदेलखंड के आसपास की भाषा है, बोली है, वो काव्य रचना के लिए चुना गया है और वह बुंदेलखंड की बोली है। और इस बोली में सभी तरह के काव्य समाहित हो सकते हैं। हिंदी में सभी प्रकार के काव्य की रचना भावानुरूप की जा सकती है और इसमें सभी प्रकार के रस वो समाविष्ट हो सकते हैं। लिखा है कि सब प्रकार के काव्य और सब प्रकार के रस समा सकते हैं। किस बोली में? बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की कौन सी हो गई? खड़ी बोली, हिंदी। तो खड़ी बोली हिंदी में सभी प्रकार के काव्यों की रचना की जा सकती है, सभी प्रकार के रस समाहित हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये था गद्यांश और इम्पोर्टेंट है, अंत वाला है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि लेखक ने खड़ी बोली के जो प्रसिद्ध कवियों और काव्यकारों का ध्यान रखते हुए स्पष्ट किया है कि वर्तमान काल में हिंदी भाषा का विकास बुंदेलखंड की बोली से हुआ है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि वर्तमान काल में हिंदी भाषा का विकास बुंदेलखंड की खड़ी बोली से हुआ है, उस बोली से हुआ है। इस बोली में सभी प्रकार के भावों की पुष्टि हो सकती है, ऐसी क्षमता है इस बोली में। तो ये आप विशेष में लिख सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, भाषा सरल और सहज है, शैली व्यंग्य विवेचनात्मक शैली है, व्यंग्य प्रधान शैली है और विवेचनात्मक शैली है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों पाठ बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। आशा करता हूँ ये आपको गद्यांश समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे निबंध संग्रह पुस्तक से आगे के पाठों के लेकर के, पाठ के निबंधों की गद्यांशों को लेकर के, उनकी व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए ये जो 2 मैंने पढ़ाए हैं गद्यांश, इनकी व्याख्या को ठीक प्रकार से समझेंगे और इनको नोट्स बनाएंगे और याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।